नमस्कार दोस्तों। तो यूके के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं कि यूके जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर एक मोनार्की है। दूसरा डाउट ये होता है कि जो रॉयल ब्रिटिश फैमिली है जिसकी हेड क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, उसके एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, यानी कि उसके खर्चे कौन उठाता है। उसके खर्चे यूके की गवर्नमेंट उठाती है या रॉयल ब्रिटिश फैमिली खुद उठाती है या फिर वहां के लोग यानी कि यूके के टैक्स पेयर्स उठाते हैं। तो आज हम इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यूके डेमोक्रेसी है या फिर मोनार्क। तो मैं आपको बता दूं, ना तो ये कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री है ना मोनार्क। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होंगे वो होंगे मोनार्क यानी कि एलिजाबेथ सेकंड, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे करंट प्राइम मिनिस्टर जो कि है यूके के बोरिस जॉनसन, क्योंकि योगी बोरिस जॉनसन करंट प्राइम मिनिस्टर है। अब जैसे ही इलेक्शन होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है लोगों के द्वारा, वो अगले दिन पहुंचता है मोनार्क के पास यानी कि एलिजाबेथ सेकंड के पास और परमिशन लेता है उनसे कि मैं आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट चलाना चाहता हूं। और फिर एलिजाबेथ सेकंड को परमिशन देंगी कि हाँ, आप मेरे बिहाफ पर गवर्नमेंट चला सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मात्र एक औपचारिकता है, एक रेस्पेक्ट देने का तरीका है। ठीक है, ये कोई ये नहीं है कि आप कि अगर क्वीन ने मना कर दिया तो आप नहीं चला सकते, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस एक दोनों तरफ से रिस्पेक्ट बनी रहती है। आप पूछते हो और एलिजाबेथ सेकंड आपको हाँ करती है कि आप चला सकते हो, तब जाकर आप शपथ ग्रहण करते हो और आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठते हो। एलिजाबेथ सेकंड 1952 में अपने फादर की डेथ के बाद क्वीन बन गई ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड की। अब देखो, बहुत लोगों को डिफरेंस क्लियर नहीं होता है कि डिफरेंस क्या है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में। तो पहले मैं आपको एक डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। पहले तो देखो, ये रेड कलर में है इंग्लैंड, व्हाइट कलर में है वेल्स, ब्लू कलर में है स्कॉटलैंड और ये ऑरेंज कलर में है नॉर्दर्न आयरलैंड। अब बहुत सिंपल है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, इंग्लैंड और वेल्स अगर हम मिला दें तो इसको बोल देते हैं हम ग्रेट ब्रिटेन, सॉरी इसको बोलते हैं ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स को अगर मिला दे तो बोलते हैं ब्रिटेन। और इंग्लैंड और वेल्स के साथ अगर स्कॉटलैंड भी मिल जाए, ठीक है ना, अगर साथ में स्कॉटलैंड भी मिल जाए तो उसको बोल देते हैं हम ग्रेट ब्रिटेन, उसको बोल देते हैं हम ग्रेट ब्रिटेन। तो मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं कि देखो, जब इंग्लैंड और वेल्स इन दोनों को मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं हम ब्रिटेन। और जब इंग्लैंड, वेल्स और साथ में स्कॉटलैंड भी मिल जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और अगर आप इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और साथ में नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला दोगे तो इसको बोलते हैं यूके। तो या तो आप इसको यूके बोल सकते हो जब इन चारों को मिला देते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है ग्रेट ब्रिटेन। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कैसे कि ग्रेट ब्रिटेन तो इन तीनों का समूह हो गया, वेल्स का, इंग्लैंड का और स्कॉटलैंड का, और नॉर्दर्न आयरलैंड साथ में मिला दो तो इसके दो नाम बोल देते हैं, या तो इसको यूके बोल देते हैं या ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अब मैं ये जो सिल्वर कलर में है ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये डिफरेंट कंट्री है, इसको आप यहाँ पे कंसिडर नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। 2015 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड सबसे ज्यादा रूल करने वाली लेडी बन गई थी, क्योंकि इन्होंने 66 प्लस ईयर्स रूल किया है। ठीक है, और आज भी रूल कर ही रही हैं। और इनके सामने से 14 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। इनके जो फेवरेट थे वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल सबसे फेवरेट माने जाते हैं इनके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। इनके सामने से 13 यूएस प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं। तो आप इनमें से फेवरेट नाम जो है वो है, मतलब जो फेमस नाम है, डोनाल्ड ट्रंप, ओबामा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, ये सब इनके सामने से चेंज हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हो कितना लंबा रूल रहा है इनका। इन्होंने 3500 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जो पास हुए हैं यूके के अंदर, उनको असेंट दिया है, अपना कंसेंट दिया है। 260 ऑफिशियल ओवरसीज ट्रिप्स करी हैं, यानी कि 260 बार ये विदेश यात्रा पे गई हैं। ठीक है, मतलब जैसे इंडिया भी आती रहती हैं। एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है मैंने 1952 के अंदर, जब ये क्वीन बनी थी तो उस टाइम पे यूके की आबादी करीब 5 करोड़ थी और आज यूके की आबादी 6.5 करोड़ है। इसके अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी 1952 से अब तक बढ़ चुका है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे पूरे वर्ल्ड के पास 1952 में, वो 891 थे और आज 10,145 हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को पासपोर्ट रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सारे पासपोर्ट यूके के इनके नाम पे ही इशू होते हैं, इसलिए कहीं भी जाती है तो बिना पासपोर्ट के जाती है। एक बार लाइन ऑफ सक्सेशन देख लेते हैं। देखो, इस टाइम जो ब्रिटिश फैमिली की जो हेड है वो है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। इनके बाद जो बनेंगे वो बनेंगे प्रिंस चार्ल्स, उनके बाद उनके बेटे, बड़े बेटे विलियम, और उनके बाद उनके बेटे। जो प्रिंस हैरी हैं, जो विलियम के भाई और प्रिंस चार्ल्स के बेटे हैं, वो प्रिंस हैरी जो है वो लाइन ऑफ सक्सेशन में नहीं आते। प्रिंस हैरी ने कुछ टाइम पहले मेगन से शादी की थी। ठीक है, और ये कनाडा शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, ये इन्होंने रॉयल ब्रिटिश जो रॉयल फैमिली है, रॉयल ड्यूटीज है, वहां से बैकआउट कर लिया है और ये कनाडा इंडिपेंडेंटली शिफ्ट हो गए हैं। अब रॉयल ड्यूटीज से बैकआउट करना यूके के अंदर कोई एक पॉइंट ऑफ अप्रिसिएशन नहीं है, वहां पर इसको बहुत ज्यादा, मतलब गलत तरीके से देखा जाता है। और इन्होंने बहुत ज्यादा बैकलैश झेला है यहाँ से क्विट करके। देखो, यहाँ की हेडलाइंस आप पढ़ सकते हो, दे डिड इवन टेल द क्वीन, यानी कि इन्होंने क्वीन को बताना भी जरूरी नहीं समझा। हैरी एंड मेगन क्विट रोल्स अमिड पैलेस स्प्लिट, यानी कि बंटवारा, पैलेस का बंटवारा हो गया।
ठीक है, और इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया विदाउट टेलिंग हर मेजेस्टी, यानी कि क्वीन, चार्ल्स फादर और विलियम अपने भाई को भी नहीं बताया, मतलब इन्होंने किसी को नहीं बताया। तो ऐसे काफी मतलब इन्होंने बैकलैश झेला है वहां पर रॉयल ब्रिटिश फैमिली से बैकआउट करने के बाद, कहते हैं रॉयल ड्यूटी से बैकआउट करने के बाद। और ये अब कनाडा रहते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब रॉयल फैमिली से इनके जो इंटरनल जो अपने रिलेशंस होंगे वो होंगे, लेकिन प्राइमा फेसी अगर आप देखोगे तो ये इंडिपेंडेंटली कनाडा के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। रॉयल फैमिली हर साल करीब 2000 ऑफिशियल एंगेजमेंट्स को अटेंड करती है, यानी कि एक दिन के 5 से भी ज़्यादा। करीब 70,000 लोगों को एंटरटेन करा जाता है हर साल, टू डिनर, लंचेज, रिसेप्शंस, ठीक है, रॉयल रेजिडेंस पर। और 1 लाख लेटर जो है रिसीव किए जाते हैं और अटेंड और आंसर करे जाते हैं हर साल। और 3000 ऑर्गेनाइजेशंस ने यूके के अंदर इनको लिस्ट किया हुआ है एज अ प्रेसिडेंट या एज अ पैटर्न। और केवल एलिजाबेथ क्वीन ने 283 एंगेजमेंट अटेंड करे थे 2018 के अंदर। आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा एज है। और 283, यानी कि प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम से भी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा करे थे प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी कि प्रिंस चार्ल्स ने। और ये देखो, ये कुछ फोटोज हैं इनके चैरिटीज़ की, चैरिटीज़ में जाते रहते हैं। प्रिंस चार्ल्स की तो खुद की भी एक इंडिविजुअल चैरिटी है जो यूके के लोगों को मदद करती है। ये ब्रिटिश फैमिली का रूल है कि हर एक मेंबर को कुछ टाइम मिलिट्री सर्विसेज को देना पड़ता है ताकि वो रियल वर्ल्ड देख सके। तो प्रिंस चार्ल्स ने भी मिलिट्री सर्विसेज में अपना योगदान दिया है। और प्रिंस हैरी ने करीब 10 साल तक ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन की भूमिका निभाई है। और इन्होंने अफगानिस्तान वॉर में भी इन्होंने सर्व किया था। वहीं अगर बात करें प्रिंस विलियम के जो बड़े बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स के, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अंदर कैप्टन वो रह चुके हैं, और रॉयल नेवी के अंदर वो लेफ्टिनेंट रह चुके हैं, और रॉयल एयरफोर्स के अंदर भी उन्होंने सर्व किया है। वहां पर वो स्क्वाड्रन लीडर रह चुके थे। ठीक है, और उन्होंने 8 साल दिए हैं अपने ब्रिटिश आर्मी को। और ब्रिटिश आर्मी कह लो, ब्रिटिश आर्मी, रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स, तीनों को इन्होंने मिलाकर 8 साल दिए हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनका खर्चा कौन उठाता है। तो देखो, रॉयल ब्रिटिश फैमिली ऑल ओवर द यूके बहुत सारी प्रॉपर्टी ओन करते हैं जिनको क्राउन स्टेट कहते हैं। तो क्राउन स्टेट जो है वो प्रॉफिट जनरेट करता है हर साल। वो प्रॉफिट जाता है हर मैजेस्टी ट्रेजरी में, और वो 15 से 25% कैलकुलेट करके वापस रॉयल फैमिली को दे दिया जाता है। यानी कि जितना भी प्रॉफिट ये कमाती है रॉयल फैमिली की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसका सिर्फ 25% ही रॉयल फैमिली को मिलता है, बाकी 75% यूके की गवर्नमेंट को मिलता है, और वो वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं यूके के लोगों के। ठीक है, 2018-19 के अंदर क्राउन स्टेट के जो प्रॉफिट थे वो थे 343.5 मिलियन पाउंड, और जो रॉयल ब्रिटिश फैमिली को मिले थे उनमें से वो मिले थे सिर्फ 82 मिलियन पाउंड, यानी कि सिर्फ, और ये 24% था। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा हिस्सा यूके के वेलफेयर के लिए खर्च हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, डज द रॉयल फैमिली बेनिफिट द यूके इकोनॉमी। तो हाँ, देखो एक ये 2015 का डेटा है, जो टोटल इन्होंने 1412 बिलियन मतलब मिलियन पाउंड जो है जनरेट करे थे, और जो खर्चा हुआ था इनका वो करीब सिर्फ 257 मिलियन पाउंड हुआ था। तो 1155 मिलियन पाउंड जो है वो इन्होंने बेनिफिट पहुंचाया था किसको, यूके की इकोनॉमी को। तो रॉयल ब्रिटिश फैमिली की खर्चे जो है वो रॉयल ब्रिटिश फैमिली खुद उठा रही है एक तरह से, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो इनकी पहले की है वो कमा कर देती है, और उसका 25% ये खुद लेते हैं, और 75% जो है यूके की इकोनॉमी में दे देते हैं। तो अगर आप वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। धन्यवाद।